Hello, good morning, and welcome to 11th history class. In the last class, we had studied about life in the city. Now, our new topic is a trading town in pastoral zone. Pastoral zone means जहाँ पे कैटल जो होती है ग्रेजिंग के लिए जाती है, पास्टरल जोन वो वाला एरिया जिसको अपन घास के मैदान बोल सकते हैं, वो उस एरिया को कहते हैं। और वहाँ पे ट्रेडिंग टाउन इन अ pastoral zone. After 2000 BCE, the royal capital of Mari flourished. 2000 BCE, after 2000 BCE, a royal capital of Mari flourished. You will have noticed the Mari stands not on the southern plain with its highly productive agriculture, but much further upstream on the Euphrates. And here is the map. This is the map. You can see this part and the river. So this Mari doesn't lie in the southern part of the Mesopotamia, but it is on the much further that is on much further on the upstreams of river Euphrates. Some communities in the kingdom of Mari had both farmers and pastoralists. और इसके अंदर कुछ कम्युनिटीज दोनों ही क्या जो कि फार्मर भी थी और पास्टरलिस्ट भी थी। फार्मर तो आप जानते हैं किसान, और पास्टरलिस्ट जो कि शेपर्ड्स होते हैं, भेड़ बकरियों को चराते हैं, पास्टरलिस्ट। बट मोस्ट ऑफ द इट्स टेरिटरी वाज यूज्ड फॉर पास्चरिंग शीप एंड गोट्स। बट ज़्यादातर टेरिटरी इसकी काय के लिए यूज में होती थी? पास्चरिंग के लिए, शीप्स और गोट्स को के पास्चरिंग के लिए ज़्यादातर टेरिटरी यूज में ली जाती थी। हर्डर्स नीड टू एक्सचेंज यंग एनिमल्स, चीज, लेदर एंड मीट इन रिटर्न फॉर ग्रेन, मेटल टूल्स एक्सेट्रा। और ये जो हर्डर्स होते थे, जो शेपर्ड होते थे, जो भेड़ बकरी चराने वाले होते थे, ये अपने नीड के अकॉर्डिंग क्या करते थे? अपने एनिमल्स को एक्सचेंज किया करते थे। अब जो भी इनकी नीड होती थी एक्सचेंज करते थे, चीज़ के लिए, लेदर के लिए, मीट, ये लोग दूसरों को देते थे, और उनके बदले में ये लोग क्या लेते थे? ग्रेन्स लेते थे, मेटल्स लेते थे, मेटल टूल्स लेते थे एक्सेट्रा। मतलब जो भी नीड की ज़रूरत होती थी वो ये लोग क्या करते थे? ये लोग इसको लिया करते थे, एक्सचेंज किया करते थे। एंड द मैन्योर ऑफ अ पेंट फ्लॉक इज ऑल्सो ऑफ ग्रेट यूज टू फार्मर। और जो अपन ने देखा है, जो विलेजेस के अंदर होते हैं, गांव के अंदर होते हैं, वहाँ पे जो मैन्योर जो यूज में ली जाती है, दैट इज एनिमल डंक या काउ डंक अपन उसको बोलते हैं। वो भी क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है मैन्योर खाद, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं फार्मिंग के लिए। Yet at the same time there may be conflict. A shepherd may take his flock to water across a stone field to the ruin of the crop. और कई दफे क्या होता था, इस में क्या होता था, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था। कॉन्फ्लिक्ट कैसे क्यों हो जाते थे? क्योंकि क्या था, कई दफे क्या था, फार्मर्स क्या थे, अपने शीप को जो थे खेतों के बीच में से ले जाते थे, यानी कि क्रॉप्स लगी हुई हैं और वो क्रॉप्स को में से अपने जो लगा हुआ खेत है, जो पकी हुई क्रॉप्स है, उनके बीच में से अपने गोट्स को या अपने शीप्स को या और दूसरे जो डोमेस्टिक एनिमल्स थे, कैटल्स थी, उनको उनके बीच में से ले जाते थे पानी पिलाने के लिए। और उस कारण से क्या हो जाता था कि जो क्रॉप्स थी वो सारी क्या होती थी, खराब हो जाती थी। और इस बात को लेकर के क्या होता था, कई दफ़े क्या हो जाते थे, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते थे, झगड़े हो जाते थे, विवाद हो जाते थे। Herdsmen being mobile can raid agriculture villages and seize their stored goods. For their part, settled groups may deny pastoralists access to river and canal water along a certain set of paths. तो ये अब क्या, जब कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते थे तो क्या किया कि एक अपन सोच सकते हैं, अपन बता सकते हैं कि एक प्लान किया गया कि भाई एक सर्टेन सेट्स ऑफ पाथ होने चाहिए, जहाँ से कि क्या होना चाहिए कि वो जो शीप हर्डर्स हैं
वो अपनी कैटल को लेकर के रिवर तक जाए। तो इस तरह से क्या है, भी प्लानिंग की गई कि ऐसा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, बट इसमें से भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स थे। कौन अपने खेत का रास्ता देगा उनको जाने के लिए, कैटल हेडर्स को जाने के लिए रिवर तक, क्योंकि उसका अगर वो रास्ता देगा तो उसके जो फील्ड है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो कई तरह के डिफरेंसेस थे, कई तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स आते थे बीच में। दो मेसोपोटामियन हिस्ट्री, nomadic communities of the western desert filtered into the prosperous agriculture heartlands. Shepherds would bring their flocks into the sown area in the summers, और shepherds अपने flocks को समर के एरिया के अंदर, जब सोन टाइम पीरियड रहता है, जब फसल पक जाती है, उस समय वो अपने हर्ड्स को इस एरिया के अंदर लेकर के आते थे। सच ग्रुप्स वुड कम इन एज हर्डर्स, हार्वेस्ट लेबरर्स और हायर्ड सोल्जर्स, ओकेजनली बिकम प्रॉस्परस एंड सेटल डाउन। और ये जो नोमेटिक ग्रुप थे, ये जो कैटल हर्डर्स के जो नोमेटिक ग्रुप थे, जो इधर से उधर घूमते रहते थे, इनका कोई एक परमानेंट सेटलमेंट नहीं था। तो ये वहाँ पर आते थे भेड़ बकरियों को लेकर के। तो कुछ क्या थे, कुछ या तो हार्वेस्ट लेबरर्स हो जाते थे, यानी कि जो सोन सोन क्रॉप्स है उनकी हार्वेस्टिंग के लिए, उनकी कटाई में लग जाते थे और लेबर बन जाते थे। कुछ हायर्ड सोल्जर्स बन जाता था, उनको कुछ को एज अ सोल्जर हायर कर लिया जाता था या वो उसमें चले जाते थे। और धीरे धीरे क्या हो गए, ये बिकम प्रॉस्परस, यानी कि अच्छे वेल्दी हो गए और दे सेटल्ड देयर ओनली। और फिर वो वहाँ वहीं पे क्या हो गया, वहीं पे वो सेटल होना शुरू हो गए। समझ गए? क्लियर है जानवी? एनी क्वेश्चन? चले आगे। इज देयर एनी प्रॉब्लम? ओके। A few gained the power to establish their own rule. और उनमें से जो एक ये जो नोमेडिक ट्राइब्स जो कभी कभी कैटल हर्डिंग के लिए आती थी, धीरे धीरे ही प्रॉस्परस होते गए, सेटल हुए। और इनमें से कई लोग तो ऐसे थे जिन्होंने अपना ही रूल क्या कर लिया, एस्टेब्लिश कर लिया, इतने प्रॉस्परस हो गए वो। These included the Akkadians, Amorites, Assyrians and Armenians। और जो ज़्यादातर जो ट्राइब्स थे इनके अंदर से अकाडियंस थे, एमोराइट्स थे, एसीरियंस थे एंड अरामियंस थे। द किंग्स ऑफ मारी वर एमोराइट्स whose dress differed from that of the original inhabitants and who respected not only the gods of Mesopotamia but also raised a temple at Mari for Dagon, god of the steppe। और जो मारी जो लैंड था, उस लैंड के जो किंग्स थे वो थे एमोराइट्स। अभी आप क्रिकेट का मैच देखते हैं, क्रिकेट के मैच के ऊपर जो एम्पायर होता है उसकी जो टी शर्ट होती है उसके ऊपर लिखा रहता है एमिरेट्स। वो ये जो एमिरेट्स लिखा रहता है ये इसी का ही मॉडर्न वर्ड है। और एमिरेट्स कौन सा एरिया कहलाता है? मेसोपोटामिया वाला एरिया कहलाता है, जो अपन सऊदी अरेबिया से लेकर के इराक, ईरान वाला जो एरिया है, ईरान नहीं, इराक वाला और इधर वाला जो एरिया है, ओमान है, ये कुवैत है, ये सारे एरियाज क्या है, मेसोपोटामिया के अंदर आते हैं। तो ये वो जो किंग थे मारी लैंड के, वो थे एमोराइट्स। और उनकी जो ड्रेस थी वो दूसरे जो इनहेबिटेंट्स थे, जो वहाँ के रहने वाले थे, उनसे टोटली अलग हुआ करती थी। एंड दे रिस्पेक्ट नॉट ओनली द गॉड्स ऑफ मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया के गॉड्स को वो रिस्पेक्ट करते थे। एंड ऑल्सो दे बिल्ट अ टेम्पल, और उन्होंने एक टेम्पल भी बनाया एट मारी फॉर डेगान। एक डेगान जो एक जिसको वो एक भगवान मानते थे, उसके लिए उन्होंने एक मंदिर भी बनाया। और वो ये डगान जो था, ये क्या था, गॉड ऑफ द स्टेपिस को माना जाता था। स्टेपी जो है वो सेंट अपने ग्रासलैंड से,
और एशिया के अंदर, और उसका उन ग्रासलैंड्स का इसको क्या मानते थे, डगान को उन ग्रासलैंड्स का भगवान या गॉड, और उसके लिए ही इन्होंने एक टेम्पल बनवाया। Mesopotamian society and culture were thus open to different people and cultures, and the vitality of the civilization was perhaps due to the intermixture. तो मेसोपोटामियन सोसाइटी जो थी और जो उसकी कल्चर थी वो अलग अलग लोगों के लिए, सबके लिए खुली हुई थी। अलग अलग लोग भी आते थे वहाँ पे, अलग अलग उनकी कल्चर भी होती थी। तो वो ऐसा नहीं था कि खाली वो अपनी उनकी खुद की कल्चर थी या उनकी उनकी खुद की कल्चर तो थी, बट दूसरे लोग भी वहाँ आते थे और उनकी कल्चर भी वहाँ पर आकर के क्या होती थी, मिक्स हो जाती थी। और इसीलिए इसको कहा है सिविलाइजेशन परहैप्स ड्यू टू द इंटर मिक्सचर। तो सिविलाइजेशन के अंदर अपन देखते हैं कि जो कल्चर है, सोसाइटी की जो कल्चर है वो इंटर मिक्सचर है, यानी कि जो अलग अलग समाज आकर के वहाँ पे बस जाते थे, सब हर समाज के अलग अलग कल्चर होती थी। वो कल्चर क्या होगी, पूरी मेसोपोटामिया के अंदर कहते इंटरमिक्स होगी। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? So you can see here, that is on page number 42, you see the palace of Mari king Zamirlian, that is 1810 to 1760 before Christ. Here is the palace, and here is the main gate, entrance gate. This was the palace of the king of Mari. The great palace of Mari was the residence of the royal family, the hub of the administration, and a place of production, especially of precious metal and ornaments. तो ये जो पैलेस था, ग्रेट पैलेस ऑफ मारी था, बहुत बड़ा पैलेस था। ये एक तो रेजिडेंस था रॉयल फैमिली का, जो कि राजा का पैलेस था, और एक बहुत बड़ा हब था एडमिनिस्ट्रेशन का, वहीं से सारा एडमिनिस्ट्रेशन होता था, पूरे मारी लैंड का एडमिनिस्ट्रेशन होता था। एंड अ प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, और यहीं से ही क्या चीज़ थी, सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती थी, स्पेशली प्रेशियस मेटल एंड ऑर्नामेंट्स, यानी कि कीमती मेटल्स और ऑर्नामेंट्स। It was so famous in its time that a minor king came from North Syria just to see it, carrying with him a letter of introduction from a royal friend of the king of Mali. और ये उस समय में इतना फेमस था कि छोटे मोटे राजा इसको देखने के लिए आते थे, और जो रॉयल किंग था वहाँ का, जो मारे का जो रॉयल किंग था इस पैलेस का, वो उससे वो एक लेटर लिखवा के ले जाते थे कि दैट दे विजिटेड द पैलेस। यानी कि ये इतना फेमस था कि छोटे मोटे राजा तो खाली इसको देखने के लिए ही आते थे, इतना बड़ा था और इतना सुंदर था और इतना अच्छा था। Zamirian daily lists reveal that huge quantities of food were presented each day for the king's table: flour, bread, meat, fish, fruit, beer and wine। और डेली की जो लिस्ट मिलती है, जो डेली की जो लिस्ट देखने को मिलती है, वो ये लिस्ट देखने को मिलती है कि जो राजा था उसके लिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर खाना प्रोड्यूस किया जाता था। मीन्स क्वांटिटी भी होती थी, क्वांटिटी तो खैर होती थी, बट साथ में क्या होते थे, अलग अलग टाइप की डिशेस भी होती थी जो कि राजा के सामने खाने के लिए पेश की जाती थी। और वो डिशेस क्या थी, फ्लोर से बनी हुई, आटे से बनी हुई चीज़ें, ब्रेड, मीट, फिश, फ्रूट, बियर एंड वाइन। तो ये उस टाइम के अंदर बहुत रिच और बहुत फेमस पैलेस। गॉट इट? मारी लैंड जो था उस टाइम पे बहुत रिच था, वहाँ के जो किंग्स थे वो बहुत रिच थे, छोटे मोटे राजा तो बस खाली पैलेस को देखने ही आते थे और देख करके वो इस पैलेस को बहुत खुश होते थे। सो ये अपन ने देखा कि कैसे ये एक पास्टरल जोन था। एक्चुअली ये लैंड जो था एक पास्टरल जोन था, जहाँ पे भेड़ बकरी चराने वाले आते थे, शेपर्ड्स आते थे, हर्डर्स आते थे, गाय भैंसों को चराते थे। और
ये लैंड जो था, हमारे लैंड जो था, एक बहुत बड़ा प्रोडक्टिव सेंटर के रूप के अंदर ये गॉट इट. एनी क्वेश्चन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, so we will continue in the next class and hope by this week we will complete this chapter. Okay, thank you and have a good day.